हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में। यूपी पीसीएस की परीक्षा आने वाली है प्रीलिम्स 2024। ठीक है, ये परीक्षा जो है आपकी 17 मार्च को आयोजित की जाने वाली है। तो इसी परीक्षा के उद्देश्य से हमने करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हम आपको 15 वीडियोस ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं। ठीक है, हर एक वीडियो में 50 क्वेश्चन है, तो इस तरह से आपको 750 हमने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, जो पिछले पूरे वर्ष में, वर्ष 2023 में और इवन फरवरी 2024, 15 फरवरी 2024 तक जो भी समसामयिक घटनाएं रही हैं, उन घटनाओं के महत्वपूर्ण प्रश्नों की वो सीरीज है। ठीक है, तो आप एक तो वो सीरीज जरूर देख लें। ठीक है, अब हम लोग जो है वो रिवीजन क्लासेस स्टार्ट किए हैं करंट अफेयर्स की। तो एक वीडियो हम आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं, जिसमें हमने जितना भी खेल से रिलेटेड पुरस्कार और घटनाएं थी, वो सारी हमने समसामयिक घटनाएं आपको खेल की प्रोवाइड कर दी हैं। अब उसी रिवीजन सीरीज का ये दूसरा वीडियो है। इसमें हम लोग आपसे बात करेंगे वर्ष 2023 और ये 15 फरवरी 2024 तक जो प्रमुख नियुक्तियां हुई हैं। ठीक है, भारत के भीतर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो प्रमुख नियुक्तियां हुई हैं, भारत ने जो अपने आगामी लक्ष्य बना रखे हैं कि किस वर्ष तक वो कौन सा लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है। पिछले वर्ष जो है वो महत्वपूर्ण आयोग या समितियां जो बनी, वो प्रमुख पुस्तकें, उसके बाद से पुरस्कार या सम्मान जो दिए गए हैं, चर्चित व्यक्ति, प्रमुख दिवस, सप्ताह और वर्ष। ठीक है, जो कभी कभी पूछ लिया जाता है। और कुछ क्वेश्चन जो है इसमें हम मिसलेनियस के डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा यूपी पीसीएस के हमने चैप्टर वाइज जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में वीडियोस भी अपलोड किए हुए हैं। एक बार आप थंबनेल देख लीजिए उन वीडियो का। ठीक है, ये यहाँ पे दिया हुआ है, ये वाला जो है हमने खेल का संपूर्ण खेल समसामयिकी बनाई हुई है। उसके बाद ये उत्तर प्रदेश विशेष यूपी स्पेशल के चैप्टर वाइज जो है वो हमने बनाए हैं। पहला वीडियो, इसके दो वीडियो हैं। पहले वीडियो में 1 2 3 चैप्टर कंप्लीट किए हैं और इसके बाद एक वीडियो और है जिसमें हमने तीन और जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित चैप्टर डिस्कस किए हैं। और ये यूपी स्पेशल का करंट का भी एक वीडियो जो है वो चैनल पर अवेलेबल है, जिसमें पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण समसामयिकी रही है, हमने उस सारी समसामयिकी को उसमें डिस्कस किया है। तो आप लोग जो लोग इस परीक्षा में पीसीएस प्री 2024 परीक्षा में बैठ रहे हैं, उनके लिए जो है ये सीरीज केवल एकदम रामबाण की तरह काम करेगी। आप लोग देख लीजिए, आपकी तैयारी भी हो जाएगी, रिवीजन भी हो जाएगा, और सबसे मजे की बात यह है कि ये क्वेश्चन आंसर फॉर्म में है, तो आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी क्वेश्चंस की। ठीक है, चलो तो आप आज की सीरीज जो है हमारी वो डिस्क्रिप्टिव है, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में नहीं है। स्टार्ट करते हैं सीरीज के अपने पहले टॉपिक से। तो पहले हमने सबसे बात की इसमें जो चर्चित व्यक्ति रहे हैं वर्ष 2023-24 के बीच में। तो सबसे पहला नाम है चर्चित व्यक्तियों में स्मिता श्रीवास्तव। ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश की हैं और ये इसलिए चर्चा में रही क्योंकि इन्होंने विश्व में सबसे लंबे बालों का, जो बाल सर पे हैं, हेयर हैं, उनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इन्होंने दर्ज किया है। विश्व में सबसे ज्यादा लंबे बाल इनके हैं और इनके जो बाल हैं उनकी लंबाई 236.22 236.22 सेंटीमीटर या 7 फीट 9 इंचेस इनके बालों की लंबाई है। आमतौर पर आप जो लोग देखते हैं, औसत ऊंचाई आपको 5-8 फीट के आसपास देखने को मिलती है। 6 फीट तक भी लोगों की ऊंचाई देखने को मिल जाती है, लेकिन इनके जो बालों की लंबाई है वो 7 फीट 9 इंच। तो शायद ही इनके बालों के बराबर कोई लंबा व्यक्ति आप देख सकते हो। ठीक है, अगला है नाम चर्चित जो है वो फातिमा वसीम जी का नाम है। ये विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र जो वॉर प्लेस है, जिसको सियाचिन ग्लेशियर, ये भारत में ही है, इसमें ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी है। ठीक है, फर्स्ट फीमेल ये डॉक्टर हैं जो इतनी हाइट पर जो है वो तैनात हुई हैं अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए। ठीक, अगला नाम है शीतल महाजन का। ये स्काई डाइवर है। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है और इन्होंने माउंट एवरेस्ट के सामने करीब 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाई है, और ऐसा करने वाली जो है ये विश्व की पहली महिला हो गई है। ठीक है, इतनी ऊंचाई से अभी तक किसी महिला ने छलांग नहीं लगाई हुई है। अगला नाम है विहान तल्या विकास। ये कर्नाटक के हैं और इन्होंने लंदन में आयोजित अंडर 10 वर्ग में प्रतिष्ठित वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता हुआ है। ठीक है, इन्होंने जो है वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अंडर 10 कैटेगरी, मतलब 10 साल से कम के उम्र के जो बच्चे हैं उस कैटेगरी में इन्होंने ये पुरस्कार जीता है। अगला नाम जो है वो राजकुमार राव का है। ठीक है, आप सभी लोग इनसे परिचित होंगे। इनको भारतीय निर्वाचन आयोग ने अपना
राष्ट्रीय आइकन या नेशनल आइकन जो है वो घोषित किया हुआ है। ठीक है, अगला नाम है अंशुमन झिंगरन। ठीक है, ये जो नॉर्थ चैनल है इसको पार करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है, ये हम लोग जब आपके डे टू डे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया और उसमें हमने समय ये सारी चीजें बताई हुई हैं कि ये कहाँ पर है कैसे है। ठीक, यहाँ पे हमने आपको बहुत ब्रीफ में बताया हुआ है। अगला नाम है सुरेखा यादव जी का। ये एशिया की पहली महिला लोको पायलट है और ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, जो भारत की वंदे भारत ट्रेन जो है, ठीक है, जो मोदी सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है, ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। इस ट्रेन की ये पहली महिला ड्राइवर है। ठीक है, अभी तक किसी महिला ड्राइवर ने सेमी हाई स्पीड ट्रेन जो है वो नहीं दौड़ाई हुई है। ठीक, अगला नाम आता है कैप्टन शिवा चौहान का। ये भारतीय थल सेना द्वारा विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी। कंफ्यूज मत होइएगा, जो हम लोगों ने नाम देखा हुआ था फातिमा वसीम का, वो वहां पर तैनात होने वाली चिकित्सा अधिकारी या डॉक्टर थी, और ये वैसी जगह स्थान पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी, ये ऑफिसर है। ठीक है, ये वहां पर बॉर्डर को गार्ड्स करने के लिए इनकी ड्यूटी लगाई गई। अगला नाम आता है डॉक्टर बालकृष्ण विठल दास दोषी। ठीक है, ये प्रसिद्ध वास्तुकार थे। इनका निधन हो गया है 24 जनवरी 2023 को। ठीक है, इनको वर्ष 2018 में प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज मिला हुआ था और ऐसा पुरस्कार ये जीतने वाले पहले भारतीय थे। वर्ष 2023 में इनको पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया मरणोपरांत, और वर्ष 2022 में इनको रॉयल गोल्ड मेडल फॉर आर्किटेक्चर यूके, ये यूनाइटेड किंगडम का पुरस्कार है, ये पुरस्कार भी इनको दिया गया था। ठीक है, चूंकि जो कमीशन है वो कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, और इस बार तो इन्होंने जो है आरओ एआरओ की भी परीक्षा हुई थी, उस परीक्षा में इन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं जिनमें इन्होंने सीक्वेंस में पूछा है कि किसकी मृत्यु जो हुई है वो पहले हुई है, किसकी मृत्यु बाद में हुई है। तो इसमें हमने जो है वो बढ़ते क्रम में, मतलब जो पहले जिनकी डेथ हुई है वर्ष में, उनका नाम पहले लिखा है, उसके बाद ऐसे आगे बढ़ते आए हैं, ताकि आपका एक सीक्वेंस ही बन जाए, और अगर इस तरह का क्वेश्चन कोई रिवाइज होता है तो आप उसको आसानी से कर चुके। ठीक है, अगला नाम है जैमिनी शंकरन जी का। इनका निधन जो है वो 23 अप्रैल 2023 को हुआ है, और इनको भारतीय सर्कस के पितामह के रूप में जाने जाते हैं। आप सभी लोग ने बचपन में जो है वो सर्कस जरूर देखा होगा, बहुत मतलब बच्चे उत्साहित होते थे इसको देखने के लिए, तो उसी भारतीय सर्कस के पितामह के नाम से इनको जाना जाता है। अगला नाम जो है वो डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी का है। ठीक है, बहुत चर्चित नाम है। ठीक है, इनका जो निधन हुआ है वो 15 अगस्त 2023 को निधन हुआ है, और जो भारत में आप जगह जगह सुलभ इंटरनेशनल देखते हैं, जिनको सुलभ कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं या सुलभ शौचालय भी बोलते हैं, उस सुलभ इंटरनेशनल की ये संस्थापक है। ठीक, अगला नाम है न्यायमूर्ति फातिमा बीबी। इनका निधन जो हुआ है वो 23 नवंबर 2023 को हुआ है। ठीक है, और ये उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में जो है वो भारत की पहली महिला न्यायाधीश है। ठीक है, इनसे पहले कोई भी महिला न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में नहीं थी। ऐसे दर्जे पे पहुंचने वाली जो है वो ये पहली महिला है। ये वर्ष 1989 से 1992, ठीक है, 1989 टू 1992 के बीच में ये जो है उस पद पर रही हैं। इसके अतिरिक्त ये देश के किसी भी उच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली मुस्लिम महिला न्यायाधीश भी थी। हायर जुडिशरी जो है, जिसको उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट जो है उच्चतम न्यायालय है, इसको हायर जुडिशरी बोलते हैं, तो हायर जुडिशरी में पहुंचने वाली जो है ये पहली मुस्लिम समुदाय की महिला थी। ठीक है, इसके अतिरिक्त इन्होंने तमिलनाडु के राज्यपाल के पद को भी सुशोभित किया है। ठीक है, इनका जो है वो निधन हो गया है 23 नवंबर 2023 को। अगला नाम जो आता है वो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी का आता है। इनका निधन 28 सितंबर 2023 को हुआ है। ठीक है, और इनका सबसे ज्यादा जो चर्चा है इनके नाम की, वो है ये भारत में जो ग्रीन रेवोल्यूशन आई है, हरित क्रांति आई है, जिसके पश्चात ही भारत जो है वो खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो पाया है। तो उस हरित क्रांति के जनक ये जो है स्वामीनाथन जी हैं। इनको वर्ष 1982 से 88 तक इन्होंने फिलीपींस में स्थित है अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, ठीक है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसके ये महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल या डीजी भी बोलते हैं, ठीक है, उस डीजी के पद पर ये रहे हैं। इनको वर्ष 1971 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार और वर्ष 1987 में प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार, ठीक है, फर्स्ट जो वर्ल्ड फूड प्राइज जो प्राइज था उससे इनको सम्मानित
किया गया था। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन बहुत चर्चित हैं ये, इनका बहुत जो है महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, अगला नाम जो आता है वो आता है बंगारू आदिलगर का। ठीक है, आदिगलर, ठीक है, इनका निधन 19 अक्टूबर 2023 को हुआ है और ये तमिलनाडु के प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु, स्पिरिचुअल गुरु जो है ये थे, जिनका अभी निधन हुआ है। इसके बाद नाम आता है उमा शेखर जी का। ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ, यूनिड्रॉइट, ठीक है, ये इसकी गवर्निंग काउंसिल के लिए चुनी गई पहली भारतीय महिला अधिकारी है। ये दिसंबर 2023 में इनको चुना गया है। ठीक है, ये यूनिड्रॉइट में ऐसी चुनी जाने वाली पहली महिला है, तो अवश्य इनका नाम जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके चर्चित व्यक्ति जिनके बारे में थोड़ी थोड़ी सी हमने आपको डिटेल बताई। यहाँ पर जो भारत के 3 प्रमुख वाणिज्यिक संगठन हैं, उनके हमने नाम और उनका अध्यक्ष लिखा हुआ है। पहला है फिक्की। ठीक है, पहला जो नाम आता है वो फिक्की आता है, और फिक्की का फुल फॉर्म भी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो फिक्की का आप पहले तो फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है। और इसके अध्यक्ष जो है वो अनीस शाह जी। ठीक, दूसरा नाम है नेस्कॉम या NASSCOM, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष हैं वो राजेश नाम्बियार जी हैं। और तीसरा है वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम इंडिया। इसका इंग्लिश में आप देखोगे तो ASSOCHAM और द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष हैं ये अजय सिंह जी हैं। ठीक, तो ये जो तीनों संगठन जो हैं वो भारत में बहुत महत्वपूर्ण है, भारत के वाणिज्य व्यापार को बहुत प्रभावित करते हैं। तो एक तो आपको इनका पूरा नाम और उसके बाद इनके अध्यक्ष के नाम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, आगे हमने जो है इसमें हमने भारत के जो प्रमुख संस्थान है, ठीक है, शैक्षणिक संस्थान है या स्ट्रेटेजिक संस्थान है, ठीक है, या जो महत्वपूर्ण आयोग हैं, उनके नाम और उनके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं या उनके जो प्रमुख हैं, उनके नाम हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, सबसे पहला नाम और सबसे महत्वपूर्ण जो नाम रहने वाला है वो है न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जी। ये जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण है, प्राधिकरण होना चाहिए था, ये अधिकरण लिखा हुआ है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जो है अध्यक्ष हैं, NGT के अध्यक्ष। पहले जो है वो स्वतंत्र सॉरी मैं नाम उनका भूल रहा हूं, कि वो जो है वो पद से जो है रिटायर हो गए थे। उसके बाद कुछ दिन तक ये पद जो है किसी और ने देखा है, और अभी जो है ये अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जी आ गए। ठीक है, अगला जो नाम है वो रवि सिन्हा जी का नाम है। ये भारत का जो रॉ है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसके ये प्रमुख हैं, चीफ है रॉ के। अगला नाम प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ये जो है नए मुख्य सतर्कता आयुक्त, चीफ विजिलेंस कमिश्नर। ठीक है, जो आपकी भ्रष्टाचार के खिलाफ जो जांच की एजेंसी है, जो है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ठीक है, तो उसके ये क्या है, प्रमुख हैं, आयुक्त हैं। उसके बाद नाम आता है डॉक्टर मनोज सोनी का। ये संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष चेयरमैन हैं। उसके बाद नाम है हीरालाल सामरिया जी का। ये मुख्य सूचना आयुक्त, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक है, CIC हैं। और ये CIC के पद पर आने वाले अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब के जो हैं वो पहले व्यक्ति हैं, ST हैं ये। ठीक है, इसके बाद नाम आता है BVR सुब्रमण्यम जी का। ये भारत का जो थिंक टैंक है, प्रमुख थिंक टैंक है, नीति आयोग, उसके जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, या आप इन शॉर्ट फॉर्म में बोले तो ये CEO के पद पर हैं। ठीक, आगे है आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कैग, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं और ये 14वें कैग हैं, 14th कैग हैं। इनके पहले जो है 13 लोग और इस पद को संभाल चुके हैं, ये 14वें कैग हैं। अगला है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी। ठीक, तो ये जो है वो R वेंकट रमणी जी हैं, ये भारत के 16वें महान्यायवादी हैं। ठीक है, इसके बाद है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये कई लोग होते हैं सॉलिसिटर जनरल के पद पर। ठीक है, जहां तक मुझे अभी आइडिया है, भारत में 6 लोग जो है वो सॉलिसिटर जनरल या महाधिवक्ता जिनको बोलते हैं उस पद पर हैं। ठीक है, और ये अभी जो है तुषार मेहता जी इस बार दोबारा से चुन लिए गए हैं। ठीक है, इस वजह से हमने इनका नाम दिया हुआ है। इसके बाद आता है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये हैं DY चंद्रचूड़, धनंजय Y चंद्रचूड़ जी हैं, और ये भारत के 50वें जो है वो मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक,
इसके बाद है भारत के लोकपाल अध्यक्ष, ये है न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती जी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस, ये अनिल चौहान जी जो हैं वो इस पद को सुशोभित कर रहे हैं। इसके बाद आता है भारत के मुख्य चुनाव आयोग, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये राजीव कुमार जी हैं और ये भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, अगला नाम जो है वो वित्त आयोग, 16वां जो वित्त आयोग आया है उसके अध्यक्ष ये अरविंद पनगड़िया जी जो हैं, काफी चर्चित नाम है, नीति आयोग से इनका संबंध रहा है। ठीक है, तो ये पनगड़िया जी जो हैं वो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं, अभी गठन हुआ है 16वें वित्त आयोग का। इसके बाद है इसरो, जो भारत की जो है अंतरिक्ष संस्थान है इसरो, उसके अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ जी, ये 10वें अध्यक्ष हैं। डीआरडीओ के अध्यक्ष जो हैं वो अभी समीर वी कामत जी हैं। आईबी के जो प्रमुख है इंटेलिजेंस ब्यूरो जो हैं तपन कुमार डेका जी। सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नए निदेशक जो हैं, डायरेक्टर जो हैं वो प्रवीण सूद जी हैं। ठीक है, तो ये जो है वो कुछ प्रमुख नियुक्तियां हुई। इसके बाद कुछ महिलाएं जो हैं वो भी नियुक्त हुई और उनकी नियुक्तियां जो हैं वो बहुत चर्चित हैं, तो उनका भी नाम लिखा हुआ है, जिसमें एक नाम है जया वर्मा सिन्हा। ये जो रेलवे बोर्ड है, ठीक है, उसकी ये पहली महिला अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। रेलवे बोर्ड की जो है अभी तक कोई महिला अध्यक्ष नहीं रही है। ठीक है, अभी तक इस पद पर जो है वो पुरुष ही रहे हैं। तो जया वर्मा सिन्हा जी जो है पहली महिला है जो रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रही हैं। अगला नाम आता है रवनीत कौर जी का, ये भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की ये पहली महिला अध्यक्ष हैं। अगला नाम है नीना सिंह जी का, ये सीआईएसएफ जो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस जो है, औद्योगिक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जो है, उसकी ये पहली महिला महानिदेशक, फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआईएसएफ है नीना सिंह जी। इसके बाद है अक्षता कृष्णमूर्ति जी, ये मंगल ग्रह पर रोवर जो संचालित करने वाली पहली भारतीय नागरिक है। ठीक है, मंगल ग्रह पर जो रोवर गया था उस रोवर का जो संचालन था, ठीक है, उसका ऑपरेशन जो था वो अक्षता कृष्णमूर्ति जी के हाथों में था। ठीक है, इसके बाद सेलेस्टे सेलो है, ये अर्जेंटीना से, ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ठीक है, उसकी पहली महिला महासचिव, सेक्रेटरी जनरल जो है वो नियुक्त होने वाली पहली महिला है। इसके बाद नाम आता है रेयान वर्नावी का, ये सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है। ठीक है, इनका नाम भी जो है वो काफी चर्चा में रहा है। उसके बाद आता है नौरा अल मतरोशी, ये यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। तो सऊदी अरब की जो है रियाना वर्नावी और यूएई की हो गई नौरा अल मतरोशी। और अगला नाम पीटी उषा जी का नाम है। ठीक है, जिनको आप लोग उड़न परी के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो ये क्या है, भारतीय ओलंपिक संघ है उसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ठीक है, इंडियन ओलंपिक जो है संघ है उसकी फर्स्ट वुमेन जो है ये चेयरमैन रही है। ठीक, इसके बाद आते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यक्ति जो चर्चित रहे। पहला नाम है फ्रैंक रूबियो। ठीक है, ये अंतरिक्ष स्टेशन, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है, ठीक है, उस आईएसएस पर सबसे ज्यादा समय बिताने वाले अमेरिकी नासा अंतरिक्ष यात्री बने हैं। अमेरिका की तरफ से जो है किसी अंतरिक्ष यात्री ने जो सबसे ज्यादा समय जो है अंतरिक्ष में बिताया है वो फ्रैंक रूबियो जी ने बिताया। ये पूरी दुनिया का नहीं, केवल अमेरिका का है। ठीक है, और ये वर्ष में जो है वो 371, मतलब वैसे तो वर्ष में 365 दिन होते हैं, तो ये एक वर्ष से अधिक का समय इन्होंने क्या है अंतरिक्ष में बिताया है और ऐसा रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। अगला नाम है लिंडा याकारिनो। ठीक है, ये ट्विटर जिसको अब एक्स के नाम से जाना जाता है, इसकी ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। ठीक है, सीईओ लिंडा याकारिना। आगे अब हमने कुछ अंतरराष्ट्रीय जो इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उनकी चर्चा की है। सबसे पहला नाम है इंद्रमणि पांडे जी, ये बिम्स्टेक जो है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव जो है बिम्स्टेक, ठीक है, उसके ये महासचिव सेक्रेटरी जनरल हैं। अरिंदम बागची जी हैं, ये संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, ठीक है, परमानेंट जो है वो मेंबर हैं ये अरिंदम बागची जी। अगला नाम आता है गिरीश चंद्र मुर्मू, ये टाइपिंग मिस्टेक है, निरीश लिख गया है, ये गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। ये संयुक्त राष्ट्र के लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष के पद पर ये गए हैं। इसके अलावा भी जो और ऑडिट के संस्थान है उन पदों पर भी ये है, इनके बारे में भी हम लोग विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। तो आप लोग वो वीडियो देख रहे होंगे, अगर नहीं देखे हैं आप उनको देख लें तो वहां से आपको आइडिया मिल जाएगा, सारी डिटेल वहां पर और ज्यादा लिखी हुई है। अगला नाम है अजय वंगा जी का,
ये विश्व बैंक के नए अध्यक्ष हैं। भारतीय मूल के जो है भारतीय मूल के हैं अजय बंगा जी। और जो आप लोग मास्टर कार्ड देखते हैं, मास्टर कार्ड के भी ये सीईओ के पद पर रह चुके हैं। और ये अकेले व्यक्ति थे जो इस चुनाव में शामिल हुए। इनके विरोध में कोई दूसरा आया ही नहीं और निर्विरोध ये चुनाव जीते और ये जो विश्व बैंक के अध्यक्ष बन गए। ठीक। अगला नाम आता है अश्विनी केपी जी का। ये यूएनएचआरसी जो है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है, उसमें विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला। ये भारतीय तो है ही, फर्स्ट एशियन वुमेन जो है, जो यूएनएचआरसी में जो है स्पेशल एम्बेसडर के रूप में नियुक्त हुई है। अगला नाम है केवी सुब्रमण्यम जी का, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसमें भारत के कार्यकारी निदेशक, इंडिया के जो है ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ईडी के पद पर गए हुए हैं। उसके बाद नाम आता है मुख्तार बाबायेव का। ये COP29 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जिसको आप लोग बोलते हैं, उसके ये अध्यक्ष हैं। इसके बाद आता है नाम डेनिस फ्रांसिस। ये त्रिनिदाद और टोबैको जो है वहां से हैं और ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष हैं। ये नाम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएन की जो 78th असेंबली हुई है उसके ये इन्होंने अध्यक्ष का पद संभाला हुआ है। इसके बाद जो है डिल्मा रूसेफ जी हैं। ये ब्रिक्स बैंक है उसकी अध्यक्ष है। उसके बाद डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयसस, ठीक है, ये WHO के महानिदेशक, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके डायरेक्टर जनरल हैं और इनका ये दूसरा कार्यकाल है। ठीक है। और WHO जो है वो बहुत चर्चा में हो और जब से ये जो महामारी आई हुई है उसके बाद से तो WHO का रोल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। बहुत सकारात्मक रोल जो है वो WHO प्ले कर सकता है। ठीक। अगला नाम है गिलबर्ट हिंगवो। ये टोगो से हैं और ये अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन या ILO के महानिदेशक, ठीक है, डायरेक्टर जनरल। जो महानिदेशक होते हैं उसको DG या डायरेक्टर जनरल बोलते हैं। ठीक है। अगला नाम है कैथरीन रसेल। ये यूनिसेफ की नई प्रमुख है, नई चीफ है यूनिसेफ की। ठीक है। तो ये जो हो गई वो हमारी अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियां हो गई। ठीक। आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो भी हम लोग आपको यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ये सारा कंटेंट हम आपको एज इट इज PDF फॉर्म में भी अवेलेबल कराते हैं। ठीक है। बहुत नॉमिनल सी कॉस्ट पे ये जो है आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, वो भी इसलिए बिकॉज इन सब डेटा को कंपाइल करने में एटलीस्ट बहुत सारे रिसोर्सेज जो हैं वो यूज होते हैं और उसी की वजह से इसका जो है वो बहुत नॉमिनल सा प्राइस रखा है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड इन PDF के लिए तो ये हमारा यहाँ पर टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसका यूजर नेम दिया है, यहाँ पर हमने अपने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है और वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी हमने अपना टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। तो आप इस किसी भी माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं और आप ये PDF हमसे ले सकते हैं। ये बहुत नॉमिनल सा प्राइस है और इसमें सिर्फ यही PDF नहीं, अभी तक हमने जो आपको पहले बताया जितना भी हम लोग करेंट का कर रहे हैं यूपी PCS के लिए और जो आगे भी करेंगे वो सारा उसी में इंक्लूड है। हम आपको वो प्रोवाइड करेंगे। आप एक बार पे करेंगे उसके बाद आपको इस यूपी PCS प्री 2024 की परीक्षा के लिए हम जो भी कंटेंट बनाएंगे वो सारा उसमें इंक्लूडेड रहेगा। ठीक। आगे चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे इस वर्ष जो है वो प्रमुख पुरस्कार और सम्मान कौन से रहे हैं। तो सबसे पहला है 33वां व्यास सम्मान 2023। ये सम्मान जो है वो के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है और हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका हैं पुष्पा भारती जी, उनको ये जो है पुरस्कार दिया गया है वर्ष 2023 के लिए। और उनका संस्मरण है जिसका नाम है यादें यादें और यादें। ठीक है। उस संस्मरण के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। अगला है 32वां सरस्वती सम्मान 2022। ये भी के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है और ये प्रसिद्ध तमिल लेखिका हैं शिव शंकरी जी। ठीक है। इनका नाम ऐसे लिखा है, कई बार आपको शिवा शंकरी भी देखने को मिल सकता है, इस तरह से लिखा। तो इनको जो है वो प्रदत्त किया गया है और इनका संस्मरण है सूर्यवंशम, ठीक है, जो इन्होंने वर्ष 2019 में प्रकाशित किया था, उसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक। आगे है हमारे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023। ठीक है। इस पुरस्कार में जो शामिल है उसमें 9 कविता संग्रह, 6 उपन्यास, 5 लघु कथा संग्रह, 3 निबंध और 1 आलोचना, इतने सबको जो है वो पुरस्कृत किया गया है। तो इनमें हमने सबको तो नहीं लिखा है, जो हमें इंपॉर्टेंट लगे, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उनको हमने यहाँ पे लिखा है। जैसे लेखक हैं संजीव जी, इनको हिंदी भाषा में इनकी रचना जो है मुझे पहचानो, इनका उपन्यास है, उसके लिए पुरस्कार मिला है।
दूसरा नाम है नीलम शरण गौर जी, इनको अंग्रेजी भाषा में इनका उपन्यास है रेक्विएम इन रागा जानकी, ठीक है, ये इसके लिए इनको पुरस्कार मिला हुआ है। उसके बाद है अरुण रंजन मिश्र, इनको संस्कृत भाषा में इन्होंने कविता लिखी है शून्य मेघ गानम, ठीक है, मेघ गानम, इसके लिए इनको पुरस्कृत किया गया है। और अगला नाम है सादिक नवाब शहर, इनको उर्दू भाषा में इनका उपन्यास है राजदेव की अमराई, इसके लिए इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो हमने सारे नहीं लिखे हैं, जो इंपॉर्टेंट है हमने वो यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक, अगला आया है आपका साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, यूथ जो है ये 2023, ठीक है, इसमें भी 20 लेखकों को पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। इसमें हमने सब नहीं लिखे हैं, जो हमें इंपॉर्टेंट लगे वो लिखा है। पहला नाम है इसमें अतुल कुमार राय, इनका उपन्यास है, हिंदी भाषा में इन्होंने लिखा है, उपन्यास का नाम है चांदपुर की चंदा, ठीक है, तो इस उपन्यास के लिए इनको पुरस्कार मिला है। दूसरा नाम है अनिरुद्ध कानीसेट्टी, ठीक है, इन्होंने अंग्रेजी भाषा में इनका हिस्ट्री पे बेस्ड इनकी बुक है, उसका नाम है लॉर्ड्स ऑफ द डेक्कन सदर्न इंडिया फ्रॉम द चालुक्यास टू चोलाज, इन्होंने हिस्ट्री लिखी है चालुक्य से चोलाज में डेक्कन में क्या स्थिति थी उसके बारे में इन्होंने अपनी पुस्तक में चर्चा की है, और अंग्रेजी भाषा में इनकी पुस्तक है। और अगला नाम है तौसीफ बरेलवी, ये लघु कथा है इनकी, उर्दू भाषा में है, नाम है जहनजाद, उसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक, आगे है आपका इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2023, ये पुरस्कार जो है वो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है। और इस वर्ष ये पुरस्कार जो दिया गया है वो अर्जेंटीना के पियानो वादक हैं डेनियल बरेनबोइम, ठीक है, और दूसरे फिलिस्तीनी शांति कार्यकर्ता पीस वर्कर हैं अली अबू अब्बाद, इन दोनों लोगों को संयुक्त रूप से ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक, अगला नाम आता है आपका 25वां राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 2020-21, ठीक है, ये राजस्थान में जो वनस्थली विद्यापीठ है, ठीक है, लड़कियों का ये कॉलेज है, महिलाओं का आवासीय शिक्षण संस्थान है, राजस्थान में स्थित है, उसको ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। अगला है लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023, ये पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। ठीक है, अगला आता है आपका संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023, ये संगीत अकादमी जो म्यूजिक एकेडमी है मद्रास, उसके द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। और जो प्रसिद्ध कार्नेटिक वोकलिस्ट हैं बॉम्बे जयश्री, ठीक है, तंबूरा जो होता है उस पे ये वादन करते हैं, गायन करते हैं, ठीक है, कार्नेटिक वोकलिस्ट हैं बॉम्बे जयश्री जी, उनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला है गांधी शांति पुरस्कार 2021, ये संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिया जाता है, और 2021 के लिए ये गीता प्रेस गोरखपुर को प्रदान किया गया है। ये गीता प्रेस जो है वो आध्यात्मिक स्पिरिचुअल टेक्स्ट जो है वो पब्लिश करता है, ठीक है, और अभी जो है जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो ये काफी चर्चा में भी आया, क्योंकि ये जो रामायण की प्रतियां जो प्रकाशित करते हैं तो शॉर्ट हो गई, मतलब इनके पास जो है वो मतलब उतना ये पब्लिश ही नहीं कर पाए जितनी उसकी सेल हो गई, ठीक है, तो इस वजह से भी ये चर्चा में रहा है। अगला नाम है नॉर्मन वॉरलॉक फील्ड पुरस्कार 2023, ये डॉक्टर स्वाति नायक हैं, भारतीय वैज्ञानिक, इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला है आपका उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पुरस्कार 2021, ये जो उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान है उसके द्वारा ये पुरस्कार दिए जाते हैं, और ये पुरस्कारों के अलग अलग नाम है, जैसे एक पुरस्कार है विश्व भारती पुरस्कार, ये प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा जी को दिया गया। दूसरा है महर्षि व्यास पुरस्कार, डॉक्टर नवलता, ये लखनऊ की हैं, इनको पुरस्कार दिया गया। महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार, प्रोफेसर कामता प्रसाद तिवारी पीयूष, ये प्रतापगढ़ के हैं, इनको दिया गया। और महर्षि नारद पुरस्कार, प्रोफेसर धर्मदत्त चतुर्वेदी जी हैं बनारस के, उनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्योंकि ये यूपी के हैं पुरस्कार हैं, इस वजह से हमने इनको इंक्लूड कर लिया है। अगला है बुकर पुरस्कार 2023, ये आयरलैंड के लेखक हैं पॉल लिंच, इनको प्रदान किया गया है, और इनका उपन्यास है प्रॉफिट सॉन्ग, ठीक है, प्रॉफिट सॉन्ग, उस उपन्यास के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। ये बुकर पुरस्कार है, अभी मैन बुकर भी पुरस्कार आता है और एक इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार भी आता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, अगला है ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023, ये भारतीय मूल की ब्रिटिश लेखिका है नंदिनी दास जी, इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और इनकी पुस्तक का नाम है कोर्टिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर, इस पुस्तक के लिए इनको जो है वो पुरस्कृत किया गया है। ठीक, अगला है आपका इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2023,
ये बुल्गारिया के लेखक हैं जॉर्जी गोस्पोडिनोव, ठीक है। इन्होंने जो है इस पुस्तक को लिखा है और उस पुस्तक का जो है अनुवाद किया है एंजेला रोडेल ने, ठीक है। और उपन्यास का नाम है टाइम शेल्टर, ठीक। तो इसको ये जो है पुरस्कार दिया गया है। ये बुल्गारिया की है, इन्होंने वहां की भाषा में लिखा था और एंजेला रोडेल ने इसको अंग्रेजी में अनुवादित किया है। नाम है टाइम शेल्टर और इसको इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक। इसके बाद आते हैं आपके 65वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023, ठीक है। तो इसमें भारत से जो है उनका नाम है डॉक्टर आर रवि कन्नन। ये सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, कैंसर रोग विशेषज्ञ, ठीक है। और सर्जिकल मतलब ये ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। और ये जो है वो जो आसाम में जो कैंसर इंस्टीट्यूट है वहां पर ये कार्यरत हैं और इन्होंने अपने प्रयासों से उसको प्रॉपर एक रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरह डेवलप कर लिया है और इसी वजह से इनको जो है ये पुरस्कार दिया गया है। बांग्लादेश से कोरवी रक्षंद जी हैं, तिमोर लेस्ते से यूजेनियो लेमोस हैं और फिलीपींस से मिरियम कोरोनेल फेरर। इन लोगों को भी जो है वो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 65वें पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। इसके बाद अब हमने यहाँ पर एक लिस्ट लगाई है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इनको वर्ष 2023 में जो जिन जिन देशों से पुरस्कार दिया गया है, उपाधियां दी गई हैं, उनका हमने एक जगह पे कंपाइल किया है। जिसमें सबसे पहला है द ग्रैंड कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, ठीक है। ये पापुआ न्यू गिनी की सरकार जो है वहां का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। वहां की सरकार ने जो है वो मोदी जी को इस पुरस्कार से, वहां के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है। उसके बाद दूसरा है द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। तो यहां तो फिजी लिखा ही हुआ है, ये फिजी का सर्वोच्च सम्मान है जिससे मोदी जी को सम्मानित किया गया है। उसके बाद है एवाकल अवार्ड, ठीक है। ये रिपब्लिक ऑफ पलाऊ का पुरस्कार है, उससे सम्मानित किया गया है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, ये ग्रीस का जो है वो पुरस्कार है, ग्रीस सरकार ने जो है, ग्रीस राष्ट्र ने पुरस्कृत किया है। अगला है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ये फ्रांस की सरकार ने जो है वो पुरस्कार दिया है मोदी जी को। और उसके बाद है ऑर्डर ऑफ द नाइल, ये मिस्र की सरकार द्वारा जो है वो मोदी जी को सम्मान दिया गया है। तो ये जितने भी सम्मान है वो सारे एक जगह लिख दिए हैं। हो सकता है ये क्वेश्चन जो है एक तरफ आपको सम्मान लिख दे और एक तरफ देशों के नाम लिख दे और आपसे मिलाने के लिए पूछ लिया। डायरेक्टली अगर स्टेट क्वेश्चन आता है तो भी आप कर सकते हो, ठीक। आगे है सखारोव पुरस्कार 2023, ठीक है। ये यूरोपीय संसद यूरोपियन पार्लियामेंट है, उसके द्वारा विचारों की स्वतंत्रता के लिए प्रदान किया जाता है, ठीक है। और ये पुरस्कार जो है ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ती हैं जिना महसा अमीनी, इनकी मृत्यु हो चुकी है, ठीक है। तो इनको मरणोपरांत, और ईरान में एक मूवमेंट है वुमेन लाइफ फ्रीडम मूवमेंट, ठीक है। इस मूवमेंट को, इन दोनों लोगों को जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। अगला है एबेल पुरस्कार 2023। ये द नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा जो है ये पुरस्कार दिया जाता है और ये अर्जेंटीना मूल के अमेरिकी गणितज्ञ हैं लुइस ए कैफ्रेली, इनको ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। इनको कभी कभी गणित के नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। एबेल पुरस्कार को बोलते हैं ये गणित का, मैथ का जो है वो नोबेल पुरस्कार है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका कितना महत्व है, ठीक है। अगला है सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023, ठीक है। ये अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन है सेंट्रल बैंकिंग, इसके द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं शशिकांत दास जी, इनको गवर्नर ऑफ द ईयर चुना गया है, ठीक है। और इन्होंने जो कोविड का महामारी का दौर था और जो यूक्रेन के युद्ध का दौर था, उस उथल पुथल वाले दौर में भी इन्होंने भारत के वित्तीय बाजार की अगुवाई करने हेतु जो इन्होंने योगदान दिया है, सफल योगदान रहा है, उसको पहचानते हुए इनको इस पुरस्कार से गवर्नर ऑफ द ईयर जो है वो चुना गया है, ठीक। अगला है 72वीं मिस यूनिवर्स 2023। ये प्रतियोगिता अल सल्वाडोर में आयोजित की गई और इसमें सेनिस पलासियोस जो है निकारागुआ की हैं, इन्होंने ये खिताब जीता हुआ है और ये खिताब जीतने वाली है निकारागुआ की पहली महिला है। इसके पहले निकारागुआ की किसी महिला ने मिस यूनिवर्स का खिताब नहीं जीता था, सोनिस पलासियोस, ठीक है। अगला है मिस इंडिया इंटरनेशनल 2023। ये प्रवीणा अंजना जी हैं राजस्थान की, उन्होंने ये खिताब जीता हुआ है। अगला है मिस अर्थ इंडिया 2023, राजस्थान की प्रियन सेन जी हैं, इन्होंने पुरस्कार जीता है। और अगला है 59वां फेमिना मिस इंडिया 2023।
2023। ये पुरस्कार, ये जो प्रतियोगिता है, ये मणिपुर इम्फाल में आयोजित की गई और इसमें भी राजस्थान की नंदिनी गुप्ता जी जो है, इन्होंने ये प्रतियोगिता जो है, पुरस्कार जो है जीता हुआ है, फेमिना मिस इंडिया 2023। इसके बाद यहाँ पर हमने नोबेल पुरस्कार जो है वो फिर से एक बार डिस्कस किए हैं। इसमें हमने नोबेल पुरस्कार, इनके प्राप्तकर्ता और इनकी क्या खोज रही है, जैसे भौतिकी में पियरे ऑगस्टिन, ये ट्यूनिशिया से, फेरेंक क्रॉस हंगरी अमेरिकन, और एनी एल व्हीलर, ये फ्रांस की जो है वैज्ञानिक है। इन तीनों लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया और पदार्थों में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए एक प्रकाश के एटो सेकंड पल्स उत्पन्न करने के तरीके की खोज के लिए इनको पुरस्कार दिया गया है। वैसे ही साहित्य के लिए जॉन ओलाफ फॉस, नॉर्वे के हैं, इनको ये पुरस्कार दिया गया है। अगला है रसायन विज्ञान, यहाँ पर भी 3 व्यक्ति हैं जिनको संयुक्त रूप से क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए दिया गया है। चिकित्सा क्षेत्र का जो है नोबेल पुरस्कार, ये कोविड-19 के खिलाफ जो mRNA टीकों के विकास के लिए न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधन से संबंधित खोजों के लिए पुरस्कार दिया गया है। शांति का जो पीस का नोबेल प्राइज है, ये नरगिस मोहम्मदी है ईरान की, इनको जो है वो पुरस्कार दिया गया है। ईरान में इन्होंने महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ मानवाधिकारियों एवं स्वतंत्रता को बढ़ावा देने हेतु प्रयत्न किए थे। इनकी प्रतियों को जो है वो पहचानते हुए, मान्यता देते हुए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। जबकि अर्थशास्त्र का नोबेल जो है वो क्लाउडिया गोल्डन, अमेरिका की है ये, इनको ये पुरस्कार दिया गया है और इनको पुरस्कार दिया गया है, इन्होंने महिलाओं के श्रम बाजार के परिमाणों की समझ को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने अध्ययन किया है, इन्होंने रिसर्च किया है उस क्षेत्र में, उसके लिए जो है इनको पुरस्कार दिया गया है। ठीक, अब हमने यहाँ पर फिल्म पुरस्कार, जो सिने जगत के पुरस्कार हैं, उन पुरस्कारों को लिखा है। सबसे पहले है 81वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2024। ठीक है, इसमें जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है ड्रामा, उसका फिल्म का नाम है ओपेनहाइमर, जिसके निर्देशक जो है, डायरेक्टर है, वो क्रिस्टोफर नोलन जी है, उसको मिला हुआ है अब ओपेनहाइमर को। सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता रहे हैं सिलियन मर्फी, फिल्म ओपेनहाइमर में इन्होंने जो अभिनय किया है उसके लिए पुरस्कार दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार है वो है लिली ग्लैडस्टोन, किलर्स ऑफ द फ्लावर मून मूवी में इन्होंने जो अभिनय किया है उसके लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो हैं, ये क्रिस्टोफर नोलन जी को उनकी फिल्म ओपेनहाइमर के सफल निर्देशन के लिए दिया गया है। जबकि सर्वश्रेष्ठ गैर अंग्रेजी भाषा फिल्म जो है वो है एनाटॉमी ऑफ फॉल, ये फ्रांस में है, फ्रांस की मूवी है, उसको ये जो है वो पुरस्कार दिया गया है, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2024। इसके बाद है 51वां इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2023। ठीक है, इसमें जो सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज जो है उसका नाम है द एम्प्रेस। सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज, इसमें वीरदास लैंडिंग, ये वीरदास जो है वो ये भारत के हैं, ठीक है, तो इनकी कॉमेडी सीरीज, और दूसरा है डेरी गर्ल्स का सीजन 3, इन दो को जो है वो संयुक्त रूप से ये कॉमेडी सीरीज का पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है वो मार्टिन फ्रीमैन द रिस्पॉन्डर के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कार्ला सूजा ला कैडा, ठीक है, इसके लिए, और सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार जो है वो है मारियोपोल द पीपल्स स्टोरी, इसको ये जो है वो अवार्ड मिला हुआ है। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि भारत की जो प्रसिद्ध निर्माता है एकता कपूर, ठीक है, ये इंटरनेशनल एमी डायरेक्टरेट पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय निर्माता या प्रोड्यूसर जो है वो बनी हुई है। ठीक है, तो इसमें दो नाम हो गए, एक वीरदास जी का नाम हो गया और एकता कपूर का नाम हो गया, जो भारत से संबंधित है और जिनको इस प्रतिष्ठित पुरस्कार में, प्रतिष्ठित जो अवार्ड्स हैं, इससे सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला है हमारा 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021। ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदत्त किए जाते हैं और इसमें जो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म रही है उसका नाम है रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट, ठीक है, जिसके निर्देशक हैं आर माधवन जी। ठीक, दूसरे बाद है सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म RRR, ये तेलुगु मूवी है, निर्देशक हैं इसके SS राजमौली जी। राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार, तो हो सकता है आपसे केवल नरगिस दत्त पुरस्कार पूछ ले, ये भी पूछ सकता है कि नरगिस दत्त पुरस्कार जो है वो किस लिए दिया जाता है, ठीक है, और किसको मिला है, द कश्मीर फाइल्स को मिला है और इसके निर्देशक हैं विवेक रंजन अग्निहोत्री जी। ठीक, इसके बाद है सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म सरदार उधम सिंह, ठीक है, इसके निर्देशक जो है वो सुजीत सरकार जी हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अल्लू अर्जुन को पुष्पा द राइज पार्ट 1 के लिए,
सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो है ये आलिया भट्ट और कृति सेनन, आलिया भट्ट की मूवी है गंगूबाई काठियावाड़ी और कृति सेनन की जो मूवी है मिमी, इन दोनों लोगों को जो है संयुक्त रूप से दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक जो सिंगर हैं ये है काल भैरव, ठीक है, और इनका जो गाना है कोमुरम भीमुडो, आरआर मूवी में इनका गाना है तेलुगु भाषा में, उस गाने के लिए जो है इनको सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक, अगला है 53वां दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021, वर्ष 2021 का ये अवार्ड है और ये बॉलीवुड अभिनेत्री हैं वहीदा रहमान जी। इनको जो है इनके सिने जगत में योगदान के लिए इनको वर्ष 2021 के दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है 168वां फिल्म फेयर अवार्ड। ठीक है, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार गंगूबाई काठियावाड़ी को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार राजकुमार राव, इनकी फिल्म है बधाई दो उसके लिए, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो है संजय लीला भंसाली जी, गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए, सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक हैं अरिजीत सिंह, इनका गाना है केसरिया, जो फिल्म ब्रह्मास्त्र आई थी, ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा, उसमें ये गाना है केसरिया और उसके लिए इनको मिला हुआ है। जबकि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो दिया गया है वो प्रेम चोपड़ा जी को दिया गया है। ठीक है, आगे जो है वो हमारे हैं 65वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स 2023। इसमें जो रिकॉर्ड ऑफ द ईयर है उसका नाम है अबाउट डैम टाइम। ठीक है, ये लिज्जो का अवार्ड है, ठीक है, इसको मिला हुआ है। एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है ये हैरीज हाउस एल्बम है, हैरी स्टाइल्स का, इसके इनको मिला हुआ है। जबकि सॉन्ग ऑफ द ईयर का पुरस्कार जस्ट लाइक दैट, सॉन्ग का नाम है जस्ट लाइक दैट और ये बॉनी रेट जी जो हैं इनको जो है ये पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा भारतीय हैं रिकी केट, इन्होंने तीसरी बार ग्रैमी पुरस्कार जीता है और 3 बार जो है ग्रैमी पुरस्कार की उपलब्धि हासिल करने वाले ये पहले भारतीय हैं। ठीक है, इन्होंने स्टीवर्ट कपलैंड के साथ एल्बम डिजाइन किया है टाइट्स नाम से, एल्बम का नाम है टाइट्स, उसके लिए इनको ये पुरस्कार मिला है और ये इन्होंने स्टीवर्ट कॉपलैंड के साथ मिलकर एल्बम बनाया हुआ है। ठीक है, अगला जो है अब हमने इसमें डिस्कस किया है वर्ष के जो चर्चित आयोग या समितियां रही हैं उसकी बात की है। पहला है एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने हेतु समिति। तो ये समिति जो है जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, उनकी अध्यक्षता में एक 8 सदस्यीय समिति बनी हुई है और इस समिति में जो अन्य सदस्य हैं अमित शाह जी, अधीर रंजन चौधरी जी, गुलाम नबी आजाद जी, एन.के. सिंह जी, ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एन.के. सिंह, और अभी जो 16वां वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष जो हैं वो अरविंद पनगड़िया जी बन गए हैं। डॉक्टर सुभाष कश्यप, उसके बाद से हरीश साल्वे, ये वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, और संजय कोठारी जी जो पहले चीफ विजिलेंस कमिश्नर जो रह चुके हैं, मुख्य सतर्कता आयुक्त जो रह चुके हैं, वो लोग जो हैं इस समिति के सदस्य हैं। अध्यक्ष जो है वो भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। ठीक, अगला है अडानी हिंडनबर्ग मामले की जांच हेतु समिति। जो हिंडनबर्ग एक रिपोर्ट आई थी जिसने अडानी के ऊपर कुछ जो है वो आरोप लगाए हुए थे और उन्हीं आरोपों की जांच के लिए समिति बनी और ये पूर्व न्यायाधीश जो हैं अभय मनोहर सप्रे जी, उनकी अध्यक्षता में, ये उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं, ठीक है, उनकी अध्यक्षता में एक 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। ठीक है, अगला है अजय लांबा समिति, ये मई 2023 में गठित हुई थी और जो मणिपुर में हिंसक घटनाएं हुई थी उनकी जांच के लिए ये कमेटी जो है वो बनाई गई थी। ये पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे अजय लांबा जी। ठीक है, इसके जो 2 अन्य सदस्य थे आयोग के समिति के, हिमांशु शेखर दास और आलोक प्रभाकर जी। ठीक है, जो मतलब मणिपुर में जो क्लैश हुआ है, ठीक है, उस क्लैश की घटनाओं की जांच के लिए ये समिति बनी थी। अगला है गीता मित्तल कमेटी। ठीक है, जो मणिपुर में हिंसा के बाद राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों की निगरानी के लिए ये समिति बनाई गई थी। ठीक है, ये पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं गीता मित्तल जी, उनके नेतृत्व में 3 सदस्यीय समिति थी और इस समिति की सबसे खास बात यह है कि इस समिति के तीनों सदस्य जो हैं वो महिलाएं हैं। गीता मित्तल जी हो गई और दूसरे जो हैं वो शालिनी शशांक फणसलकर जोशी और आशा मीनन, ये 2 अन्य सदस्य हैं और तीनों सदस्य जो थे वो महिला सदस्य थे। अगला है रोहिणी आयोग। ठीक है, ये जो अन्य पिछड़ा वर्ग है ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट, इसके आरक्षण के उपवर्गीकरण सब क्लासिफिकेशन के लिए, मतलब इस क्लास के भीतर जो है वो सब क्लासिफिकेशन करना था कि किन जो है
समुदायों को इसके भीतर आरक्षण का लाभ मिला है, किस स्तर तक लाभ मिला है, क्या प्रोग्रेस है, इस सब का जो है वो उप वर्गीकरण के लिए कमेटी बनी हुई थी। जस्टिस जी रोहणी की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय आयोग था, ठीक है, और इसका जो गठन था वो 2 अक्टूबर 2017 को किया गया था। पिछड़ा वर्ग आयोग जो है उसकी सिफारिशों पर ये बना हुआ था और इसका जो है वो टाइम कई बार एक्सटेंड किया है। अल्टीमेटली इन्होंने इस वर्ष जो है अपनी रिपोर्ट दे दी है, हालांकि उसके बाद अभी क्या हुआ है उसकी जानकारी किसी को मतलब जानकारी हमें अभी नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमने एक टेबल लगाई है जिसमें हमने बताया है कि भारत सरकार ने अपने क्या क्या आगामी वर्षों के लिए क्या क्या लक्ष्य घोषित कर रखे हैं। सबसे पहले सरकार का एक लक्ष्य है सभी के लिए आवास मुहैया कराना, ठीक है। ये वर्ष 2024 तक सरकार सभी को आवास उपलब्ध कराना चाहती है। पहले इनका लक्ष्य था वर्ष 2022 तक ये उपलब्ध कराने वाले थे, लेकिन इन्होंने अब इसको बढ़ाकर 2024 किया है। उसके बाद हर घर में नल से जल, स्वच्छ जल की आपूर्ति वर्ष 2024 तक। भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य वर्ष 2024-25 तक। भारतीय अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी, ठीक है, वहां पर इकोनॉमी, यहां पर डिजिटल इकोनॉमी, ये 2025 तक। भारत के सभी गांवों को ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य वर्ष 2025 तक। भारत को टीबी ट्यूबरक्लोसिस मुक्त देश बनाने का लक्ष्य 2025 तक। पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य 2025 तक। अभी 10% का जो है वो मिश्रण ऑलरेडी किया जा रहा है, ठीक है। अब लक्ष्य जो है वो 2025 तक 20% मिश्रित करने का लक्ष्य, ताकि भारत का जो पेट्रोल आयात है उसको कम किया जा सके, ठीक है, जिससे क्या हो, आयात पर जो है निर्भरता कम हो और जो उसके वाइस जो हमें मुद्रा खर्च करनी होती है उसमें भी क्या है, उसमें सेव किया जा सके। आगे है भारत को, ये दोबारा रिपीट हो गया है, अगला है 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2023। 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030। कुल वाहनों से 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य 2030। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन 2030। भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन एमिशन या ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य 2030। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य 2047। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य 2047 और भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य, जो कार्बन एमिशन है वो नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य 2070 का, ठीक। तो ये जो है वो भारत सरकार के महत्वाकांक्षी लक्ष्य हैं जिनको सरकार प्राप्त करने की दिशा में लगातार तेजी से कार्य कर रही है। इनसे भी हो सकता है आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक। इसके बाद हमने यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण वर्ष, दिवस और सप्ताहों के बारे में चर्चा की है। यहाँ पर हमने पहले तो डेट लिखी हुई है और उस दिवस का क्या थीम रहा है वो थीम लिखा है। जैसे अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस, ये 18 दिसंबर 2023 को मनाया जाता है और इसका जो मुख्य विषय है वो एक्ट टुडे, ये इसका जो है वो मुख्य विषय है। अगला है भारतीय भाषा दिवस। ये केंद्र सरकार द्वारा भी घोषणा की है कि प्रतिवर्ष हम 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाएंगे और जो भारत के प्रसिद्ध एक तमिल कवि हैं और स्वतंत्रता सेनानी हैं चिन्ना स्वामी सुब्रमण्यम भारती, इनके जन्म दिवस के अवसर पर ये मनाया जाएगा। तो ये इस वर्ष नई घोषणा हुई है कि प्रतिवर्ष अब 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अगला है मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर 2023 या प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। आप वीडियो को पॉज करके इनकी थीम लिख सकते हैं, मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं हर एक को, ठीक है। अगला है महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन हेतु अंतरराष्ट्रीय दिवस 25 नवंबर को। 8वां आयुर्वेद दिवस 10 नवंबर को, ठीक है। आगे है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 14 अक्टूबर को। अंतरराष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर 2023 को। ऐसे तो बहुत सारे दिवस हैं, हर दूसरे तीसरे दिन जो है वो कोई ना कोई दिवस आता है। हमने इसमें जो हमें इंपॉर्टेंट लगे, जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, जो एग्जाम के पैटर्न रहे हैं, उन पैटर्न के अकॉर्डिंग जो संभावित क्वेश्चंस हो सकते थे उनको हमने इसमें इंक्लूड किया है, ठीक है। तो इसमें हमने सारे नहीं किए हैं, जो हमें इंपॉर्टेंट लगे हैं हमने अपने हिसाब से उनको इंक्लूड किया है। बाकी जो हम डेली करंट अफेयर्स देते हैं उसमें जो भी उस दौरान दिवस आता है उस दिवस की हम लोग डिटेल में चर्चा करते हैं। तो आप लोग अभी तो फिलहाल परीक्षा में बैठ रहे हैं तो अब समय नहीं है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो करंट अफेयर्स के डेली बेसिस पे वीडियोस आते हैं आप उनको भी जरूर देखते रहें, ताकि आप क्या रहते हैं, थोड़ा सा संपर्क में रहते हैं कि करंट में क्या क्या चीजें
चल रही हैं, और जब आप उनको दोबारा पढ़ते हैं तो आपको रिकॉल भी हो जाता है एक बार कि हाँ ये चीज हमने कहीं तो सुनी हुई है। ठीक, तो याद करना जो है वो थोड़ा आसान हो जाता है। अगला है विश्व अंतरिक्ष सप्ताह, ये 4 से 10 अक्टूबर 2023 के बीच। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 26 सितंबर को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को। ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस 16 सितंबर को। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, उसके बाद है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को। ठीक, इसका जो मुख्य विषय है वो है एक विश्व के लिए योग, लेकिन जो यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर है वहां पर जो योग दिवस पर कार्यक्रम रखा गया, उस कार्यक्रम का जो मुख्य विषय था वो था वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। जबकि भारत में जो आंतरिक जो कार्यक्रम आयोजित किए गए उनके लिए जो मुख्य विषय था वो था हर घर आंगन योग। ठीक, ये उसका जो है विषय था। तो इसमें 3 थीम है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अगला है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। अगला है अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई 2023। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रेस स्वतंत्रता दिवस। आगे है विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। उसके बाद राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। ठीक, इसके बाद आता है आपका विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी। आगे है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, 25 जनवरी 2023। और उसके बाद ये 2024 का भी आ गया। तो ये जो हमने यहाँ पर थीम लिखा हुआ है ये 2023 का लिखा हुआ है। ठीक है, 2024 का विषय हमने यहाँ नहीं लिखा है। 2023 का जो विषय था वो वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। ठीक है, ठीक। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी। अंतरराष्ट्रीय कैमेलिड वर्ष, ठीक है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिड्स। तो संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2024 को अंतरराष्ट्रीय कैमलेट्स वर्ष या इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलेट्स के रूप में मनाने की घोषणा की है। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, तो यूएन ने वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में सेलिब्रेट किया है। इसके बाद विश्व दलहन दिवस, ठीक है, तो वर्ष 2016 को विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाया गया है। और 10 फरवरी को विश्व जो है 10 फरवरी को दलहन दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और जो वर्ष 2024 का दलहन दिवस रहा है उसका जो थीम रहा है वो है दालें, पौष्टिक मिट्टी और लोग। इसके बाद जो चीनी नववर्ष है, तो जो 2023 का चीनी नववर्ष था उसको इन्होंने खरगोश का वर्ष माना, जबकि 2024 को इन्होंने ड्रैगन या वुड ड्रैगन का वर्ष माना है। ये भी जो है वो कई बार आपसे पूछ लिया जाता है चीनी नववर्ष के बारे में। ठीक, आगे है भारतीय नौसेना द्वारा 2024 को घोषित किया। तो भारतीय नौसेना ने वर्ष 2024 को नौसेना असैन्य वर्ष, ईयर ऑफ नेवल सिविलियंस का वर्ष घोषित किया है। जबकि भारतीय थल सेना ने 2024 को प्रौद्योगिकी अवशोषण का वर्ष या ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्बेशन के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। ठीक, तो ये जो वर्ष हो गए। अब कुछ महत्वपूर्ण सप्ताह है। विश्व विरासत सप्ताह 19 से 26 नवंबर के बीच में मनाया जाता है। दक्षिण तमिलनाडु में रॉक कट मंदिरों के संरक्षण वगैरह के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। अगला है विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 4 से 10 अक्टूबर के बीच में, उसका थीम नीचे लिखा हुआ है। अगला है वन्य जीव सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर के बीच में। लिटरेसी वीक जो है वो 1 से 7 सितंबर। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर। विश्व जल सप्ताह 20 से 24 अगस्त। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह 15 से 21 मई। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज सड़क जो हादसों में क्या है, मृत्युओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और भारत तो चिंतित है ही, सारा विश्व जो है वो इन मौतों को लेकर चिंतित है और सभी इनको क्या करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, इनको रोकना चाहते हैं। ठीक है, तो सबका जो है इन पे काफी ध्यान है। अब आगे जो है वो वर्ष की जो चर्चित पुस्तकें रही हैं, पुस्तकों की हमने यहाँ पर डिटेल लिखी है। पहले इस तरफ हमने पुस्तक का नाम और यहाँ पर लेखक का नाम लिखा है। नए भारत का सामवेद, नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पुस्तक है। उसके बाद जैसे और पुस्तक है वेस्टर्न लेन, चेतना मारू जी की पुस्तक है। सॉल्ट एंड पेपर सिलेक्टेड पोएम्स, शुक्रता पॉल कुमार। तो इस तरह से हमने ये टेबल आपको लिखी हुई है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इनको लिख सकते हैं। अगर आप हमसे पीडीएफ लेना चाहें
तो आप हमें पीडीएफ ले सकते हैं। ये टेलीग्राम व्हाट्सएप के थ्रू आप हमें कांटेक्ट करके ये पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ बुक्स हमने यहाँ पे लिखी हैं, आप अगर इनको लिखना चाहते हैं आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी आप इनको रख सकते हैं। कुछ बुक्स और रखी हुई हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद से और बुक्स आ गई आपकी। ठीक है, ये भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, और ये तो इतनी टोटल बुक्स जो हमने इसमें इंक्लूड की हैं, जैसे प्राइड, प्रेजुडिस एंड पंडित्री। ठीक है, ये जो है शशि थरूर जी की बुक है, जबकि ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड ये अनुराधा रॉय जी की पुस्तक है। तो ये जो है जो चर्चित पुस्तकें थी वर्ष 2023 की अब तक की, उनको हमने जो है वो कर लिया। अब उसके बाद कुछ हमने विविध के क्वेश्चन डाले हैं। वर्ष 2031-32 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य। तो जो अभी भारत की मौजूदा परमाणु ऊर्जा क्षमता है वो 7,480 मेगावाट है, और सरकार इसको 2031-32 तक बढ़ाकर 22,480 मेगावाट करने का लक्ष्य रखा है। इसके बाद यूपी का पहला उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर, ठीक है, ये जो है संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में स्थापित करने की घोषणा की गई है। अगला है 1 करोड़वां विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र UDID। ठीक है, ये नाम है वंशिका नंद किशोर जी हैं। ये 2 वर्षीय दिव्यांग बालिका हैं। इनको जो है वो देश का 1 करोड़वां विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र दिया गया है। इसके बाद हर वर्ष जो है वो जो डिक्शनरीज हैं वो अपनी तरफ से एक वर्ड डिसाइड करती हैं, जिसको वो वर्ड ऑफ द ईयर बोलती हैं। तो यहाँ पर वो लिखा है वर्ड ऑफ द ईयर 2023। कैम्ब्रिज डिक्शनरी है, उसने हेलुसिनेट को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। कॉलिंस डिक्शनरी है, इसने AI, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, AI को इन्होंने वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। मेरियम वेबस्टर ने ऑथेंटिक इस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर माना है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने रिज, ठीक है, और इसी से एक वर्ड आ रहा है रिजलर। ठीक, तो ये रिज जो है इसको वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया। ठीक, अगला है इश्चिक। ये अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन FDA ने चिकनगुनिया की इस पहली वैक्सीन टीका को मंजूरी के लिए कर दी है। ये चिकनगुनिया जो है वो बुखार फैलता है, इसमें हड्डियों में आपके जो है वो विशेष प्रभाव डालता है ये बुखार। तो उसी के लिए इन्होंने चिकनगुनिया की इश्चिक नाम से वैक्सीन बनी हुई है, जिसको अमेरिका के खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने मंजूरी दे दी है। और ये वैक्सीन जो है वलनेवा ऑस्ट्रेलिया GmbH द्वारा विकसित की गई है। ठीक है, अगला है विश्व का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर। ये तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले के बुरुगुपल्ली में मंदिर का अनावरण किया है, जो दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर है। अगला है जो संविधान सदन है, तो जो भारत का पहला पुराना संसद भवन था उसको जो है घोषणा की गई है, उसका नाम बदलकर संविधान सदन रखा जाएगा, और घोषणा भी की गई है कि इसको म्यूजियम के तौर पर विकसित किया जाएगा। ठीक है, बाकी अब जो संसद का शस्त्र है वो नए सदन में आहूत होता है। अगला है दुर्लभ धातु टेंटलम की खोज। तो ये IIT रोपड़ है, इनके द्वारा पंजाब में सतलज नदी की रेत में इस दुर्लभ धातु की खोज की गई है, और इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 73 बताया जा रहा है। ठीक है, टेंटलम। अगला है वेनेडियम की खोज। ये गुजरात के अलंग के पास जो खंबात की खाड़ी है उसमें इस धातु की खोज की गई है। ठीक, अगला है देश का पहला राष्ट्रीय बांध सुरक्षा केंद्र। ये जयपुर राजस्थान के मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक है, मालवीय नेशनल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MNIT भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो वहां पर स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। और अगला है NTPC लिमिटेड। ये फोर्ब्स ने जारी की है विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता बेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ द ईयर 2023। उस सूची में शामिल होने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का एकमात्र भारतीय लोक उपक्रम PSU। ठीक है, ये भारत की साइड से अकेला ऐसा PSU है, ठीक है, पब्लिक सेक्टर का, जिसको क्या है सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता पुरस्कार की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, मतलब जो है वो जो NTPC लिमिटेड है ये बहुत ज्यादा एम्प्लॉय फ्रेंडली है, एम्प्लॉय के वेलफेयर वगैरह पे बहुत ज्यादा ध्यान देता है, इस वजह से इसको शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये जो हमने सीरीज की है वो यहाँ पे जो है कंप्लीट हो जाती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये प्लीज आप हमें लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। साथ ही आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें। अगर आप जो है हमने वीडियो में जो भी डिस्कस किया उसका PDF चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही आप चैनल से जुड़े रहें
अभी यूपी पीसीएस प्री के लिए चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट है और अभी थोड़ा बहुत कंटेंट और आना है, तो वो सब आप जो है वो उसको देखते रहें। तो आज इतना ही, बाकी नए कंटेंट के साथ जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।